गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। टॉपिक चल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके पार्ट नंबर 3 की हमने बात कर ली थी और इसका पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे थे। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था द्विध्रुव आघूर्ण। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर हम कुछ चर्चा कर चुके थे, लेकिन बाकी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ था। आज हम इस टॉपिक को लेते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। शायद नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा और उसके बाद में आपका ये बचा हुआ टॉपिक भी कंप्लीट, उसके बाद आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण म्यू से जिसको शो किया जाता है, क्यू एंड टू में डी से शो किया जाता है। दो ध्रुवों के बीच की दूरी और उन पर उत्पन्न आवेश जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अगर हमें इसके प्रतिशत आयनिक गुण को ज्ञात करना है, प्रतिशत आयनिक गुण, तो हम ज्ञात कर सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की प्रायोगिक द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा में उसका सैद्धांतिक मान, बटा में द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान। आघूर्ण का सैद्धांतिक मान तो हमने कुछ चर्चा कर ली थी, फिर एक बार थोड़ा सा देख लेते अपने वापस। ये हमने फॉर्मूला कर लिया था, आयनिक गुण द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटा में द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान। इसके अलावा ये प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देखते हुए एक पोइलिंग नामक साइंटिस्ट था, उसने भी अपना फॉर्मूला दिया था, उसको भी हम कर चुके थे। अब उसके बाद में जो पोलिंग का जो फॉर्मूला था उसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो उसकी चर्चा के अकॉर्डिंग देखिए उस फॉर्मूले को ऐसे लिखा था हमने, प्रतिशत आयनिक गुण। क्योंकि पोलिंग के द्वारा दिया गया ये फॉर्मूला जो था वो विद्युत ऋणता से संबंधित था, ये द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित था, जिसके अंदर 16xa माइनस XB प्लस 3.5 इंटू में XA माइनस XB बटा में स्केल, ये प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करने का फॉर्मूला था, जिसमें XA और XB जो था वो विद्युत ऋणात्मकता को शो करता था और जो XA माइनस XB की स्केल था वो विद्युत ऋणता का जो A और B परमाणु उनकी विद्युत ऋणता को शो कर रहा था या उनके अंतर को शो कर रहा था। तो ये फॉर्मूला पोलिंग ने दिया, जो विद्युत ऋणता पर आधारित प्रतिशत गुण ज्ञात किया जा सकता है, और ये फॉर्मूला था द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात करना। इसके अंदर हम कुछ इस प्रकार चर्चा कर रहे थे कि जैसे हमारे पास हमने एक सारणी बनाई थी, जिस सारणी की बात की थी हमने कि कोणीय स्ट्रक्चर की बात की थी हमने कि जो H2O या SO2 जो होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कोणीय होती है। किस टाइप की होती है? कोणीय होती है। लेकिन दोनों के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी प्रकार जो CCl4 है या CH2Cl2 है, इन दोनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। या फिर अपने और भी बहुत सी चर्चा ली थी, जिसमें हम एक एक एग्जाम्पल करते हैं, या द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हम संरचना का निर्धारण भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल लें, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं हम, CCl4 लेते हैं,
तो ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और ये Cl, इसकी विद्युत ऋणता अधिक, ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर भी ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो द्विध्रुव गुण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जिसके लिए द्विध्रुव गुण का मान शून्य होता है वो अध्रुवीय होता है, और अध्रुवीय का मतलब नॉन पोलर होता है, वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। या फिर हम चर्चा करें कुछ द्विध्रुव आघूर्ण जो शून्य टाइप के थे उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। ये देखिए रूप में इनकी विद्युत ऋणता अधिक है, तो इनका मान भी क्या जाएगा, शून्य आ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का मान है क्या जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसके अलावा ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी लिए जिनका मान शून्य था, इसके अलावा भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास में क्या हो, NH3 हो, तो NH3 है तो उसकी हम चर्चा करें तो ये N, ये H, ये H और ये H, और यहाँ पर पिरामिड बन गया। ये तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये इसके पास जा रहे हैं, ये इसके पास जा रहे हैं, तो म्यू का मान क्या होगा, नॉट इक्वल टू शून्य होगा। कुछ न कुछ होगा, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी है, पिरामिड ही है। लेकिन CCl4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ज्योमेट्री कैसी होती है, चतुष्फल की होती है, इसकी पिरामिड होती है, लेकिन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है। तो द्विध्रुव गुण का बहुत इफेक्ट पड़ता है दोनों के लिए। तो ये एक ध्रुवीय टाइप का अणु होता है। जैसे हमें किसी भी कंपाउंड के CC या ट्रांस का पता लगाना है, H और Cl इस साइड में है, तो इसका नॉट इक्वल टू शून्य होगा, कुछ न कुछ द्विध्रुव गुण का मान होगा, क्योंकि ये क्या है, सिस है, ठीक है। लेकिन ट्रांस में ये H मान लो, ये H और यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ भी Cl जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे, ये भी खींच रहे, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे और ट्रांसफॉर्म आ जाएगी और इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये बेंजीनिंग और इस बेंजीनिंग के ऊपर यहाँ OH जुड़ा हुआ है और यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी क्या करेगा, इसको देगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य होगा। लेकिन अगर हमारे पास मेटा कंडीशन है, मेटा पर NO2 जुड़ा हुआ है और OH यहाँ जुड़ा हुआ है और ऑर्थो पर यहाँ जुड़ा हुआ है, मान लो ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है यहाँ और यहाँ OH जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का क्या होता है, नॉट इक्वल टू शून्य होता है। इसका भी नॉट इक्वल टू शून्य होता है। इसका तो इसलिए क्योंकि ये जो होता है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये O और H और ये N डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और ये क्या करेंगे, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। इस प्रकार का मान लो इनका प्रोसीजर होता है। इसके अलावा हम बात करें अन्य कंपाउंड की या अन्य की, कुछ अन्य यौगिक जिनमें कुछ का द्विध्रुव गुण शून्य होता है और कुछ का शून्य नहीं होता। जिनका शून्य होता है वो नॉन पोलर होते हैं और जिनका शून्य नहीं होता वो पोलर होते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर हमारे पास ये बेंजीन और इस बेंजीन के साथ यहाँ Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ भी Cl जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, यानी दोनों साइड से खींच रहे हैं द्विध्रुव गुण का मान। और यहाँ पर अगर ऑर्थो कंडीशन पर कुछ Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो म्यू का मान नॉट इक्वल टू शून्य हो जाएगा। म्यू का मान क्या जाएगा, नॉट इक्वल टू शून्य हो जाएगा। और मेटा का ये Cl और ये Cl और इसका मान भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू
शून्य हो जाएगा इस तरीके से। तो नॉट इक्वल टू शून्य का मतलब इसका जो म्यू का मान है वो 2.25 होता है और इसके म्यू का मान होता है 8.48 होता है। ये जितना ज़्यादा नज़दीक होता है उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज़्यादा होता है, ये दूरी पर होता है तो उतना ही कम होता है और वो दूरी पर होने पर शून्य हो जाता है। उसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल हम इस प्रकार लेंगे। ये बी है, इसके साथ एफ जुड़ा हुआ है, इधर भी एफ जुड़ा हुआ है और इधर भी एफ। इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, ये इधर खींचेगा और म्यू का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये एन, ये एच, ये एच और ये एच और ये ऐसे खींचेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो नॉट इक्वल टू शून्य होगा। तो म्यू का मान कुछ ना कुछ तो होगा। म्यू का मान हो जाएगा 1.46 डी/, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में P का मान H, ये H और ये H और उसके बाद ये, तो ये दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये कुछ दे रहा है, तो इसका मतलब म्यू का मान क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू शून्य हो जाएगा। जिसके पास कुछ जा ही नहीं रहा केंद्रीय परमाणु के पास में तो उसका तो शून्य ही होगा। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित बात थी जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल की बात की द्विध्रुव आघूर्ण से। लास्ट क्लास में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, सारे एग्जाम्पल अपने नहीं हुए थे। जैसे हमारे पास कोई सिन या एंटी फॉर्म में हो, जैसे यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ OH जुड़ा हुआ है, तो ये सिस को शो करेंगे इसलिए सिन हो जाएगा और म्यू का मान क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू शून्य होगा। या अपने ऐसे कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च होगा, द्विध्रुव आघूर्ण का उच्च मान होगा। ठीक है, ये कार्बन और डबल बॉन्ड N और CH3 और H और ये OH जुड़ा हुआ है यहाँ पे और ये एंटी और म्यू का मान शून्य। निम्न द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण ये मान। फिर उसके बाद में यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये H और COOH, ये H और COOH, सिस क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू शून्य हो जाएगा। फिर उसके बाद में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H और ये H और COOH और COOH, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू शून्य। सॉरी उल्टा कर दिया, ये नॉट इक्वल टू शून्य, ये इक्वल टू शून्य हो जाएगा क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म होती है वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और जो सिस फॉर्म होती है वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते। तो ये कुछ द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित बातें थी। उसके बाद में आती है क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन। क्लासियस-मेसोटी इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक संधारित्र लिया जाता है और उस संधारित्र में स्थिर विद्युत क्षेत्र E1 लगाते हैं और उदासीन पर उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 से क्या हो जाता है, E2 हो जाता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिखी जाती है जिसको इस प्रकार लिख सकते हैं, E2 बराबर E1 प्लस 4πI। यानी पहले एक संधारित्र लिया जिसका स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या था, E2 था
उसके बाद में उसमें विद्युत क्षेत्र लगाया, कुछ उसमें चेंज आया, फिर उस क्षेत्र को उदासीन कर दिया गया और विद्युत क्षेत्र E1 E2 से घटकर क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। तो उसके लिए एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें I क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता, डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता होती है। आई क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता होती है। इसके अलावा आई को इस प्रकार भी शो किया जाता है, म्यू आई एन डी इंटू में एन, जिसको डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता कहा हमने। यहाँ पर एन क्या होता है, अणुओं की संख्या। एन क्या होती है, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या के आधार पर जितना द्विध्रुव आघूर्ण लगता है वो उसकी क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता होती है। तो इक्वेशन 1 में E1 का भाग देने पर E1 का भाग देंगे तो E2 बटा में E1 आ जाएगा बराबर E1 बटा में E1 आ जाएगा प्लस 4 पाई I बटा में E1 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो E2 बटा में E1 बराबर 1 प्लस 4 पाई I बटा में E1 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में E1 E2 बटा में E1 जो होता है वो किसके बराबर है, D के बराबर। तो यहाँ पे D रख देंगे, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 4 पाई I बटा में E1। ठीक है, E1 30 के साथ में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो E1 D माइनस 1 बटा में 4 पाई, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास में। क्या बन जाएगी, 4 पाई I बन जाएगी। ये इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A संघनित्र की जो प्लेटें होती हैं उनके मध्य स्थिर विद्युत क्षेत्र A2 लगाएंगे। A2 लगाएंगे तो डाई इलेक्ट्रिक जो द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं जिसको, उसके कारण एक बल उत्पन्न होगा, वो तो -4 पाई I उत्पन्न होगा। ठीक है, और प्रेरित आवेश जो उत्पन्न होगा वो 4/3 पाई I उत्पन्न होगा। इतना एक तो बल माना जाता है और एक क्या माना जाता है, आवेश माना जाता है। तो इसके लिए एक इक्वेशन आ जाएगी E बराबर E2 प्लस में 4/3 पाई I माइनस 4 पाई I। तो इक्वेशन आ गई E बराबर 4/3 पाई I और माइनस 4 पाई I। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। इक्वेशन 5 में E2 का मान इक्वेशन 1 से रखने पर, जो इक्वेशन नंबर 1 है ये आई है हमारी, इस मान को इसमें रखेंगे तो E बराबर E2 की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे तो E1 प्लस 4 पाई I प्लस 4/3 पाई I माइनस 4 पाई I, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। E बराबर E1 प्लस 4/3 पाई I ये आ जाएगा। E बराबर E1 प्लस 4/3 पाई I, 4/3 पाई I आ गया। अब देखिए 4 पाई I का मान यहाँ पर है हमारे पास में। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर
6 मान लें। इक्वेशन 6 में इक्वेशन 4 से 4 पाई आई का मान रखने पर ठीक है, 4 पाई आई का मान रखने पर, तो ये मान कहाँ रखेंगे, हम वहाँ रखेंगे। तो यह आ जाएगा E1 D-1 E बराबर E1 प्लस 4 पाई आई की जगह क्या रख देंगे, E1 D-1 बटा में 3। ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। हल करने के बाद में हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी और वो इक्वेशन हो जाएगी E बराबर E1 प्लस में। अब इसको हल करोगे, जो 3 है वो दोनों के नीचे है, तो इसको हल करने के बाद में E1 प्लस 3 आ जाएगा और बटा में 2 प्लस D, ये इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, E1 बटा में 3 और 2 प्लस D इक्वेशन आ जाएगी। तो E1 बटा में 3 2 प्लस D। अब देखिए यहाँ पर हमने जो E निकाला है, ये E किसके बराबर होता है, UIND बराबर अल्फा E, और E ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा नीचे आ जाएगा और UIND यहाँ आ जाएगा। तो E का मान हमें पता चल जाएगा। तो E का मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन को आगे करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं अपने। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, E1 बटा में 3 2 प्लस D बराबर E, और E की जगह वो मान रखेंगे तो E1 बटा में 3 2 प्लस D बराबर UIND बटा में अल्फा। क्या जाएगा, UND बटा में अल्फा, और UND किसके बराबर होता है, I अपॉन में N के बराबर। अभी निकाली थी हमने यहाँ पर 2 नंबर इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग तो हम ये मान रख देंगे E1 बटा में 3 2 प्लस D बराबर UIND, और UIND की जगह ये रख देंगे तो I बटा में N अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो N अल्फा E1 बटा में 3 2 प्लस D, ये माना जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर जो 4 थी वो मिटो दी थी। तो इक्वेशन नंबर 4 ये थी, E1 D-1 बराबर 4 पाई आई, ये इक्वेशन थी हमारी 4। तो इस मान को यहाँ रखोगे तो E1 D-1 बटा में 4 पाई N अल्फा E1 बटा में 3 2 प्लस D। तो E1 यहाँ पर क्या आ गया, E1, और E1 से E1 कैंसिल हो गया तो इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे। तो ये आ जाएगा D1-1, और ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो 2D प्लस 2, यह आ जाएगा बराबर 4 पाई N अल्फा बटा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यह 4 बटा 3 पाई N अल्फा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो क्लासेस में छोटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो अणुभार है वो तो क्या है, M है, और जो घनत्व है वो P है। तो D-1 इंटू में और D प्लस 2, तो M तो अणुभार है और ये घनत्व है रो घनत्व है, ये ले लिया, और 4 पाई N अल्फा बटा में 3, ये हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, क्लासियस मेसोटी इक्वेशन है। क्या है, क्लासियस मेसोटी इक्वेशन है, क्लासियस मेसोटी समीकरण है।
इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आती है हमारी वो आती है क्लासियस मेसोटी इक्वेशन। तो हमने द्विध्रुव आघूर्ण के बाद में क्लासियस मेसोटी इक्वेशन की बात की, उसके बाद में द्विध्रुव आघूर्ण के मापन की 3 विधियाँ बची हैं सिर्फ, उसके बाद में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, आपकी यूनिट भी पूरी हो जाएगी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।